इस वीडियो में हम इजराइल और यूएस के उन मिसाइल्स और बॉम्ब्स के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु हुई। खामेनेई को मारने के लिए इजराइल और यूएस ने जॉइंट ऑपरेशन किया था। इस जॉइंट ऑपरेशन में इजराइल की रैम्पेज मिसाइल ने यूएस के बंकर बस्टर बम के लिए रास्ता साफ किया था। तो चलो सबसे पहले हम इजराइल की रैम्पेज मिसाइल के बारे में जानते हैं। इजराइल की रैम्पेज मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाली लॉन्ग रेंज की एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इजराइल की इस रैम्पेज मिसाइल ने यूएस के बंकर बस्टर के लिए रास्ता साफ किया था, जिसके लिए रैम्पेज ने ईरान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया था, जिस वजह से ईरान यूएस के बंकर बस्टर को ट्रैक नहीं कर पाया। इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन का नाम रोरिंग लायन रखा था। इजराइल ने अपनी रैम्पेज मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड देने के लिए अमोनियम परक्लोरेट कंपोजिट प्रोपेलेंट फ्यूल का यूज किया था। इसे शॉर्ट में एपीसीपी कहते हैं। सबसे पहले इस फ्यूल की बात करते हैं कि फ्यूल कैसे मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड देता है। रैम्पेज की फ्यूल में 3 चीजें थी। सबसे पहला था एल्युमिनियम पाउडर, दूसरा था अमोनियम परक्लोरेट और तीसरा था एचटीपीबी, जिसका मतलब है हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ये एक बाइंडिंग एजेंट था। इस बाइंडिंग एजेंट की वजह से एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम परक्लोरेट को एक सॉलिड स्ट्रक्चर दिया गया। बाइंडिंग एजेंट एकदम उसी तरीके से होता है जैसे हम बूंदी के लड्डू को गोल करने के लिए हम चाशनी बनाते हैं। वो चाशनी ही एक तरीके का बाइंडिंग एजेंट होता है। ये एचटीबीपी का फार्मूला है, जिसमें दोनों टर्मिनल हाइड्रोक्सी होते हैं, मतलब ओएच ग्रुप दोनों टर्मिनल पे लगा होता है। ये एचटीपीबी टोल्यूएन डाइआइसोसाइनेट या फिर मिथाइलिन डाइफेनिल डाइआइसोसाइनेट से रिएक्शन करके एक बहुत अच्छा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाता है, जो कि एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम परक्लोरेट को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है, ताकि मिसाइल को अगर थोड़ा बहुत झटका लगता है तो आसानी से ब्लास्ट ना हो। ये एचटीपीबी का ओएच ग्रुप साइनेट के कार्बन से रिएक्शन करता है। कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा, इस नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा और ये चेंज हो जाएगा नाइट्रोजन NH में। कार्बन डबल बॉन्ड O से ऑक्सीजन जाके जुड़ता है। इस कार्बन डबल बॉन्ड O से एचटीबीबी का ऑक्सीजन जाके जुड़ता है, जिसको यूरेथेन लिंकेज कहा जाता है। ये एक तरीके से क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। यही पॉलीमर एल्यूमिनियम और अमोनियम परक्लोरेट को बाइंड करके रखता है। इसको समझ सकते हैं, ये चाशनी के तरीके से होता है और ये एल्यूमिनियम और अमोनियम परक्लोरेट को ऐसे पकड़ के रखता है। यही बाइंडर मिसाइल का फ्यूल बनाता है। ये बाइंडर इतना लचीला होता है कि मिसाइल अगर सुपरसोनिक स्पीड से चलती है तो मिसाइल वाइब्रेट करेगी, और अगर वाइब्रेट करेगी तो फ्यूल में क्रैक आने का खतरा रहता है। इसके लचीलेपन की वजह से फ्यूल में क्रैक नहीं आता है, जिससे मिसाइल ब्लास्ट होने से बच जाती है। इन्हीं तीनों के मिक्सचर को रैम्पेज मिसाइल का फ्यूल बनाया गया था। इसको प्रोपेलेंट ग्रेन भी कहा जाता है। इस फ्यूल को बीच में से थोड़ा-सा खाली रखा जाता है ताकि इसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे। ये उसी तरीके से है जैसे सिलेंडर के बर्नर में थोड़े से होल्स होते हैं ताकि उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर फ्यूल सॉलिड होगा तो वो सिगरेट की तरीके चलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम फ्यूल के बीच में थोड़ा-सा जगह नहीं छोड़ेंगे तो वो सिगरेट की तरीके से जलेगा, एक साइड से जलेगा। इससे वो बहुत स्लो जलेगा और बहुत कम गैस रिलीज़ होगी, और जितना कम गैस रिलीज़ होगी, मिसाइल को उतना कम स्पीड मिलेगी। अब हम देखते हैं कि फ्यूल में कौन सी रिएक्शन होती है। फ्यूल में जो रिएक्शन होती है उसको हाई टेम्परेचर सॉलिड फेज रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इसमें ढेर सारी गैसेज इवॉल्व होती हैं। 10 एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूल 6 मोल अमोनियम परक्लोरेट जब रिएक्शन करते हैं तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, वाटर के वेपर्स निकलते हैं, 6 मोल HCl मिलेगा और ढेर सारी हीट इवॉल्व होगी। इस रिएक्शन में 2500 डिग्री सेल्सियस हीट इवॉल्व होती है। इतनी हाई टेम्परेचर पे अगर गैस रिलीज होगी, जैसे ये गैस रिलीज होगी, ये गैस रिलीज होगी, तो बहुत फास्ट स्पीड से मिसाइल के नोजल से बाहर निकलती है। इसी वजह से रैम्पेज मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड मिलती है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एल्यूमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इस 3 इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन, जिसपे कि 7+ है, ये क्लोरीन एक्सेप्ट करता है और बनाता है Cl-। इसी हाई टेम्परेचर की वजह से ये गैसेज चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग बहुत तेजी से फैलती हैं। चार्ल्स लॉ होता है V प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब हुआ कि अगर रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये गैस इतनी तेजी से बाहर निकलती हैं एक्सपेंड होके कि मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड मिलती है। इसी वजह से जो रैम्पेज मिसाइल थी उसको मैक 1.6 की स्पीड मिली थी। मैक क्या होता है इसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन में हीट क्यों रिलीज हुई। एक तो एल्यूमिनियम अगर बर्न होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हीट रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसकी वजह से हीट रिलीज होती है। केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला होता है कि अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी लगती है, लेकिन अगर नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होती है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोजन का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये काफ़ी स्टेबल बॉन्ड माने जाते हैं केमिस्ट्री में। वाटर के बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे एक अनस्टेबल बॉन्ड टूट रहा है और एक स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब भी स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। और जब ये गैसेज एक्सपेंड होके मिसाइल के नोजल से बाहर निकलती हैं तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मिसाइल को ऊपर की तरफ पुश मिलता है, एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग।
इसी वजह से मिसाइल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है। कैसे स्पॉन्टेनियस है? क्योंकि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, मतलब एंथैल्पी है, काफ़ी ज़्यादा माइनस में है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही है। क्यों रिलीज़ हो रही है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। टेम्परेचर होगा 2500 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इस रिएक्शन की एंट्रोपी की बात करें, तो एक सॉलिड फ्यूल गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर सॉलिड गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि रिएक्शन की एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, एंट्रोपी पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, टेम्परेचर फिक्स है हमारा 2500 डिग्री सेल्सियस, अगर एंट्रोपी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में आएगी और डेल्टा जी का नेगेटिव होना ये बताता है कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब अगर एक बार रिएक्शन शुरू हो जाएगी, तो वो लगातार चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ मिसाइल की। सबसोनिक स्पीड, ट्रांससोनिक स्पीड और सुपरसोनिक स्पीड। इसका मतलब हुआ कि जब मिसाइल साउंड की स्पीड से कम चल रही होती है, तब उसको सबसोनिक स्पीड कहा जाता है। अगर मिसाइल साउंड की स्पीड के बराबर चल रही होती है, तो उसको ट्रांससोनिक स्पीड कहा जाता है और अगर मिसाइल साउंड की स्पीड से भी बहुत तेज़ चल रही होती है, तो उसको सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। इसकी मैक वैल्यू 1 से कम होती है, इसकी मैक वैल्यू 1 के बराबर होती है और इसकी मैक वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। जो रैम्पेज मिसाइल थी, उसकी स्पीड मैक 1.6 थी। इसका मतलब हुआ कि जो मिसाइल की स्पीड थी, वो साउंड की स्पीड से 1.6 टाइम्स ज़्यादा थी। अब अगर हम मैक नंबर की बात करें, तो जो मैक नंबर होता है, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी का रेशियो होता है। रैम्पेज मिसाइल का जो मैक नंबर था, वो 1.6 था। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की या फिर मिसाइल की वेलोसिटी होगी, उसको साउंड की वेलोसिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो जो वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 1975 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो रैम्पेज मिसाइल थी, वो 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ये इतना तेज़ स्पीड है कि जब तक ईरान का रडार इस मिसाइल के सिग्नल को कैच करेगा और कंप्यूटर जब तक रिएक्ट करेगा, तब तक मिसाइल टारगेट को हिट कर चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कि मिसाइल से दुश्मन देश के रडार से कैसे बचते हैं, जिसको सीड कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। रैम्पेज ने सबसे पहले ईरान के रडार एंटीना से आने वाले रडार वेव्स के सोर्स को ट्रैक किया और उनको तबाह कर दिया। अगर किसी देश का रडार सिस्टम ही तबाह हो जाता है, वह बर्बाद हो जाता है, तो वो देश किसी दूसरी मिसाइल को ट्रैक नहीं कर सकता। जब इजराइल की रैम्पेज ने रडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया, तब पीछे से यूएस का बस्टर बंकर आया था, जिसने खामनेई के बंकर पर हमला करके उसे बर्बाद कर दिया। काइनेटिक स्टेल्थ का मतलब होता है बहुत तेज़ी से चलते हुए रडार से बचना। रडार से बचने के लिए मिसाइल्स पे आयरन बॉल पेंट करा जाता है। इस पेंट की खासियत होती है कि ये रडार से आने वाले वेव्स को खुद में एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। रडार इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है कि रडार से जो वेव्स निकलती हैं, वो मिसाइल से टकरा के वापस जाती हैं। उसके बाद कंप्यूटर एनालाइज़ करता है कि ये मिसाइल से कितनी दूर से वापस आई हैं और मिसाइल कितना दूरी पे है। उसके बाद दुश्मन देश मिसाइल को ट्रैक करके नीचे गिरा देता है। लेकिन अगर रडार से निकलने वाली वेव वापस लौटे ही ना, तो मिसाइल को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आयरन बॉल पेंट यही काम करता है। रडार से जो वेव्स निकलती हैं, आयरन बॉल पेंट उनको खुद में एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और उस वेव को हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देता है। कार्बन नैनोट्यूब भी यही सेम काम करता है या फिर ग्रेफीन की कोटिंग भी यही सेम काम करती है। रैम्पेज के क्रिटिकल एरिया कार्बन नैनोट्यूब से बने थे और उसपे ग्रेफीन की कोटिंग करी गई थी। जिसकी वजह से रडार से आने वाली वेव्स मिसाइल में ही एब्ज़ॉर्ब होने लगती हैं और वेव हीट एनर्जी में चेंज हो जाती हैं। इससे क्या होता है, मिसाइल थोड़ा-सा हीट हो जाती है। अब इस हीट को डिटेक्ट करने के लिए थर्मल सेंसर लगे होते हैं। मिसाइल अगर हीट होगी, तो थर्मल सेंसर से पता चल जाएगा दुश्मन देश को कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आयरन बॉल पेंट या फिर कार्बन नैनोट्यूब के साथ-साथ मिसाइल में एक कूलिंग सिस्टम लगा रहता है, ताकि जब रडार की वेव्स एब्ज़ॉर्ब हों, तो मिसाइल ज़्यादा हीट ना हो और थर्मल सेंसर से बच जाए। इस तरीके से इज़राइल की रैम्पेज खुद को ईरान के रडार से बचाते हुए ईरान के ही एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और यूएस के बंकर बस्टर के लिए रास्ता साफ कर दिया, ताकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम यूएस के बंकर बस्टर को ट्रैक ना कर सके और वो आसानी से अपना काम करके वापस निकल सके। यूएस के बंकर बस्टर बम के बारे में हम अपने दूसरे वीडियो में जानेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।